हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी को याद। बच्चों, इस सीरीज़ में मैं आपको एनसीईआरटी लगातार क्लास 12th की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों को जोड़ जोड़ कर याद करा रहा हूँ। जैसे बच्चों मैंने और एक और सीरीज़ है उसमें भी एनसीईआरटी 11th वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 को जोड़ जोड़ कर याद कराया है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो सके और आपकी रेंज बढ़ सके। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर फ्लक्स की बात आती है तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, गॉस लॉ कहाँ वैलिड है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कहाँ फ्लक्स मैक्सिमम है, कहाँ मिनिमम है, फ्लक्स से जनरेट होने वाले लॉ, ऐसे करके मैंने आपको कई सारा याद कराया है। तो एक एमसीक्यू से कम 5 पॉइंट बनाएंगे, इसलिए मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ को टॉप 50। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू बोल रहा है कि आपको बताना है इन चारों में से सही आंसर कौन सा है। किरचॉफ जंक्शन लॉ, इसको बच्चों केसीएल भी बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये चैप्टर 3 से है क्लास 12th की, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और किरचॉफ लूप लॉ मतलब केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये बोल रहा है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या ये दोनों बातें सही हैं? जी हाँ, ये दोनों बातें सही हैं। केसीएल कहता है कि किसी भी एक जगह पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट आउट हो जाएगा, यानी लीविंग करंट जितना लीव कर रहा है उतना ही एंट्री कर रहा है। इसलिए ये कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। केसीएल का ध्यान रखना। यानी सर इसमें अगर मैं कहूँ तो I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, यानी ये अगर मैं I1 मान लूँ, ये I2 मान लूँ और ये I3 मान लूँ, यानी समेसन होगा जो करंट का वो क्या होगा? 0। क्लियर है? और अब मैं जोड़ता जा रहा हूँ, बताता जा रहा हूँ, ऐसे आपको बहुत सारा याद होता जाएगा। दूसरा अगर बात करूँ मैं केवीएल की, तो केवीएल भी यही कहता है कि टोटल वोल्टेज कहें। ओहो हो, एक मिनट रुको बच्चों ज़रा, ये क्या हो गया? हाँ, केवीएल का मतलब टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका सम किसी सर्किट में 0 होता है। केवीएल पे न्यूमेरिकल आते हैं। केवीएल पे न्यूमेरिकल की ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ। पहले आप लॉ सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अरे यार ये क्या बन गया, ठीक है। उन्होंने कहा किसी भी सर्किट के अंदर जो सम होगा पोटेंशियल का वो 0 होगा। जैसे मान लीजिए 1, 2 और 3, ये 3 रजिस्टेंस, इसके बाद छोटी बैटरी। तो जो बैटरी अगर 10 वोल्ट की है तो अंदर इन तीनों में सीरीज़ में कैसे न कैसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई वेरिएशन होके वो समेशन 10 ही होगा। तो 10 माइनस 10 ये भी क्या होगा? 0। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है और किरचॉफ करंट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। चार्ज से मुझे कुछ याद आ रहा है, तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 के फॉर्मूले जोड़ जोड़ कर हम बनाएंगे। नंबर 1, चार्ज का फॉर्मूला सर Q इक्वल टू आई टी। ये करंट के फ्लो में करंट का रिलेशन बता दो आप इलेक्ट वो से वी डी से, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ANE/VD। ये VD है क्या? अरे कुछ नहीं है, ये ऐसे बैटरी ले ली, बैटरी से वायर ले लिया और करंट फ्लो करा दिया। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अगर मैं इस वाले पार्ट को जूम करूं, क्या करूं, थोड़ा जूम करूं, तो गौर से देखना कि इलेक्ट्रॉन फ्लो के आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव का जो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में बनेगा, इलेक्ट्रॉन भागेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है उसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, बार बार टकराएंगे। तो जो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है वो है I इक्वल टू ANE/VD। आगे बढ़ जाऊँ मैं। VD क्या है सर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फॉर्मूला सर बता दो इसका, तो बड़ा आसान रहेगा। और कोई कंडीशन बता दो इसकी। कंडीशन ये है बच्चों कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है VD इक्वल टू E टाउ वाई एम। आया कैसे ये फॉर्मूला? बताते हैं अब आपको। बताया था अभी मैंने, वायर है,
और वायर के एक एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल, एक एंड पे नेगेटिव टर्मिनल, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज के मास फोर्स के बराबर होता है, यानी F इक्वल टू क्यू ई और F इक्वल टू एम ए। और अगर मैं आगे बढ़ जाऊँ तो क्यू ई इक्वल टू एम आ जाता है और ये हो जाता है ए। मेरे बच्चों को पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? सर एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाउ। टाउ मतलब टाइम, मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर इसको सही तरीके से लिखेंगे क्यू एम और ये रहा टाउ और ये रहा आपका वी और डी। आ गया फॉर्मूला समझ में? ये दोनों मैच कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए इसके बाद दूसरा चीज़ बताता हूँ मैं, और आपको याद हो गए तो हमने क्या याद किया? हमने याद किया सर KVL और KCL। हमने नंबर 1 याद किया KVL कैसा होता है और KCL कैसा होता है। नंबर 3 याद किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कैसी होती है, ये समझ में हमें आ गई है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होता है? I इक्वल टू ANEVD। ए क्या है सर? ए है एरिया। किसका एरिया? इस वायर का एरिया। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे? इस मेटल में। बेसिकली मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 10⁻29 पर मीटर वॉल्यूम। इतने इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं तभी तो करंट फ्लो हो जाता है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और वी डी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होगा। बच्चों और भी जोड़ के कराऊंगा, बस मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लग गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं? आगे बोला है फैराडे लॉ। ओहो हो, यहाँ से तो आपको बहुत सारा याद हो जाएगा, क्योंकि ये चेन बनाने को अलाउ करेगा। कैसे सर? देखो, फैराडे लॉ आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किस पर? मैग्नेटिक फील्ड पे, यानी बी मिलता है हमें, और इस बी से मैं कम से कम आपको 8 पॉइंट बनवा दूंगा। पर आई थिंक वीडियो लंबा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए या बोर ना हो जाए, इसलिए मैं आपको 5 बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बनाऊंगा। चार्ज पे हम बात कर रहे हैं और ही बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड या कंजर्वेशन। बताओ इसमें से कौन सा वाला सही है? इसका आंसर है पहला ए। फैराडे के 2 लॉ हैं, चैप्टर 6 क्लास 12th में हैं। उन्होंने कहा सर ऐसी बात है कि ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है वो चेंज इन फ्लक्स के प्रोपोर्शनल है। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। है क्या फ्लक्स? फ्लक्स मतलब आपने एक सरफेस एरिया ले लिया, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो उसे आप कहोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई ई। और अगर वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती हैं तो फाई बी। ये होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्या कहता है सर? एक्चुअली ये एरिया क्लोज कर देते हैं एक, ठीक है, और एरिया का डायरेक्शन भी ऊपर यानी ए, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी ऊपर। तो दोनों को मिला के जो डिग्री होता है वो 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री समझते हो? मतलब कि ये भी ऊपर जा रहा है और वो भी ऊपर जा रहा है। क्लियर? तो इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 0 डिग्री एंगल होता है, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है B.ds, यानी बी और सरफेस एरिया के बीच में थीटा होना चाहिए 0, तब फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। आया कुछ समझ में? आगे बढ़ते हैं और मैं आगे बताता हूँ आपको। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स करना, और आपको लगातार ऐसे ही याद कराता रहूँगा। पहले ज़रा कुछ फॉर्मूले पे आते हैं, फिर आपको मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फ्लक्स से फॉर्मूला आया फाई। फाई डिपेंड किस पे करता है? नंबर ऑफ कॉइल और उसमें जनरेट मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के। अच्छा सर, मतलब कि नंबर ऑफ कॉइल ऐसी रही, कोई भी क्लोज लूप होना चाहिए, और कैसा भी हो सकता है क्लोज लूप, ज़रूरी नहीं है अलग अलग शेप का हो। उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स मतलब आप बार बार कितने नंबर ऑफ कॉइल लगाते हैं। बी, इसमें फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिल्कुल बनेगी सर। और बीच का एरिया, इससे जनरेट होता है फाई। और फाई इक्वल टू फार्मूला होता है -L/di/dt। ये L क्या है सर? सेल्फ इंडक्टेंस, वेरी गुड। SI यूनिट हेनरी, वेरी गुड। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस,
ऐसा यूनिट हेनरी, वेरी गुड। तो इस हिसाब से आपको 2 फॉर्मूले याद हो गए। अगर तीसरे में बात करूं तो फाई इक्वल टू माइनस डी आई वाई डी टी होता है। तो सर फैराडे के लॉ तो बता दो। अच्छा, फैराडे के लॉ बताते हैं आपको। कितने पॉइंट हो गए? मेरे ख्याल से आपके 7-8 पॉइंट तो हो गए होंगे यार। बता देना भाई। और अच्छा लगे तो शेयर दोस्तों को ज़रूर करना, क्योंकि याद करने का, समझने का बिल्कुल सही सही सटीक तरीका है ये। फैराडे के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ कि जितना ज़्यादा फ्लक्स होगा उतना ज़्यादा ईएमएफ जनरेट होगा। दूसरा लॉ कि फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है चेंज का, वो डी फाई बाई डी टी वो बराबर है ईएमएफ के। मतलब यहाँ ईएमएफ इसलिए है क्योंकि यहाँ फ्लक्स में चेंज है, और यहाँ ईएमएफ का जो अमाउंट है वो फ्लक्स में चेंज के प्रोपोर्शनल है। क्लियर आ गया समझ में आपको? ये 2 लॉ हैं और इसने माइनस लगाया है इसके अंदर, मतलब ये डायरेक्शन को अपोज करता है। अच्छा, इसके बाद सर, इसके बाद फ्लक्स के हमें पहला फार्मूला मिल गया फाई इक्वल टू एन बी ए। अच्छा, दूसरा फार्मूला सर फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। ओके, 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फाई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। सर सब बातें अलग अलग कर रहे हैं, हाँ जी। और फाई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। तो इतने फार्मूले अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन सेंस सबका वही है। तो आप याद रखना। और आगे बढ़ता हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट बता दो, टेस्ला, वेरी गुड। चलो तो एक और क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन बताओ गॉस से। सर गॉस क्या है? गॉस मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट है, सीजीएस में, सॉरी। तो अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप कहोगे टेस्ला। और मैं कहूँ गॉस क्या है, सर गॉस है सीजीएस यूनिट। तो 1 गॉस इक्वल टू होता है 10⁻⁴ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला एफ इक्वल टू क्यू वी वी साइन थीटा से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हो। एफ ले लेना यहाँ, क्यू ले लेना यहाँ, और वी ले लेना। तो जो हो जाएगा एफ का फार्मूला MLT-2। हाँ जी सर, ये तो सही है। क्यू का एम्पियर और टी, भाई क्यू इक्वल टू आई टी होता है ना। हाँ जी सर, तो आई का एम्पियर और टी का सेकंड, और वी का LT-1। अब इसके आगे तो लिख लोगे यार। चलिए इसके आगे लिख लेंगे। थैंक यू सर, आगे काम करते हैं, आगे करते हैं। याद हो रहा है, समझ में आ रहा है? बार बार सामने आएगा तो आपको अच्छे से याद हो पाएगा, ये मेरी गारंटी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। ओहो, ये खाली पेज है। इसमें मैंने सोचा था कि आपको और बताऊंगा अच्छी अच्छी चीज़ें। चलिए आपको कुछ अच्छी चीज़ बता देते हैं ताकि आपको लगे कि आपने कुछ सीखा है। जो मैग्नेट की बात करें अगर, मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसके जो फॉर्मूले होते हैं उसमें μ0/4π आता है। इसको आप सेपरेट रहने देना। मतलब मैं बात करूं अपन आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो मेरे बच्चों को पता है ये कौन सा लॉ है, ये है सर बायोट सेवार्ट लॉ। तो जो एंगल है ना यहाँ पे, जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, करंट फ्लो हो रहा है, मेरे बच्चे को पता है मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या है, डाउन। वो राइट हैंड थंब रूल से अगर यूज़ करें तो करंट कैसी हो रही है, डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो रही है ना। तो जो एंगल होता है ना, जो डी एल वाई के बीच में, वो ऐसा होता है डी क्रॉस आई। अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखूँ बायोट सेवार्ट लॉ का, μ0/4π आई डी एल और आर पावर 3, और यहाँ आर कैप लग जाता है। ये बहुत पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता दो, इसके सेंटर पे इसका फॉर्मूला। तो मेरे ख्याल से आप μ0/4π रखना अपने साथ, और आई का आई रखने, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और यहाँ 2πr। सर ये आया कैसे? देखो गौर से देखना, बायोट सेवार्ट लॉ के अकॉर्डिंग आपका आई तो फिक्स रहता है, आई पे फोकस नहीं करना, डीएल पे फोकस करना, ये न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा, आर पे फोकस करना है, और प्लस साइन थीटा पे फोकस करना है। ये आपसे लगातार पूछे जाएंगे। तो अगर मैं गौर करूँ तो ये डीएल डीएल मिलके क्या हो गया, पूरा सरकमफ्रेंस 2πr। बिल्कुल सही है सर। तो μ0/4π, ये तो ऐसा का ऐसा ही, आई ऐसा का ऐसा ही, आर फिक्स है, हाँ जी आर फिक्स है, देख लो।
रेडियस फिक्स है चारों तरफ, चारों कोनों में। इसके बाद dl क्या होगा, 2πr। और साइन थीटा बेटा जब आप सेंटर से लाइन डालोगे परपेंडिकुलर, थीटा 90 होता है। तो इस हिसाब से ये पहला मिल गया आपको, ऐसे ही मैं आगे बताता रहूँगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा सर, ये तो बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, हम कर लेंगे इसको। आप कर लोगे तो चलिए करके बताओ, और इससे चेन बनाकर कैसे याद करेंगे ये देखते हैं हम। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दुनिया जानती है सर, कूलाम है इसका आंसर। वेरी गुड। वॉट बताइए, वॉट, वॉट का सर पावर का है, जूल डब्लू का है वर्क का, और एम्पियर है करंट का। एम्पियर किसका है, करंट का। मुझे बताइए आप फ्लक्स का ऐसा यूनिट बताइए, फ्लक्स का। सर ये कौन सा फ्लक्स है बेटा, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इसका ऐसा यूनिट होता है वेबर। ओके सर। सर ये एल का बताइए, एल क्या है सर, ये इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट बताइए, इंडक्टेंस का सर होता है हेनरी। ओके, तो चाहे सेल्फ हो और चाहे म्यूचुअल हो, दोनों का हेनरी होता है ऐसा यूनिट। आगे बताइए सर। सर आप ये बताइए हमें कि एक्सेल, एक्सेल बहुत आता है, हमने नाम सुना है चैप्टर 7 में, वो एक्सेल इंडक्टर ही है। इंडक्टर मतलब एक वायर होता है और उसी को ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो कॉइल बना देते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए इसे इंडक्टर का काम करता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। चैप्टर 7 आ गया, ओहो हो, थैंक यू सर। 2πfl, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी, 2πf। तो यानी इंडक्टेंस को फ्रिक्वेंसी पसंद है, तो मेरा बच्चा स्टार लाग लिखेगा कि फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल इंडक्टेंस, इसलिए इंडक्टेंस बेस्ट काम करता है अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट कैसा होता है सर, ऐसा एक बार प्लस एक बार माइनस, फ्रिक्वेंसी आ रही है ना। वेरी गुड। चलिए बच्चों और बताता हूँ मैं आपको, इसको इरेज कर दूँ ज़रा। ठीक है सर, ये तो हमें आ गया, चलो ठीक है, याद हो गया। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। ऐसे ही एक्स सी होता है, एक्स सी इक्वल टू ओमेगा 1/ओमेगा सी, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। मतलब कैपेसिटर स्टोर करता है, आपको पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर। ओके, और सी वी ना लिखूँ तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ओके, ये हाफ तो सही लगा दो यार, कैसी राइटिंग आ रही है। ओके सर, ठीक है। मुझे सर आप जो बताओ कि जूल में क्या खास है। जूल का फॉर्मूला डब्लू, और डब्लू अपॉन क्यू, ये किसका फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल का। मतलब पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज है, आप दूसरे चार्ज को उसके अगेंस्ट उसकी फील्ड में लेके आओ, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप उसमें दूसरे चार्ज को लेके आए हो, तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ गया। मतलब जितना पास में लाओगे उतनी इसकी ताकत ज़्यादा होगी, तो पोटेंशियल ज़्यादा, जितना दूर जाओगे पोटेंशियल कम। तो हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इसलिए कहते हैं V इक्वल टू डब्लू अपॉन क्यू। जितना पास जाओगे उतना डब्लू बढ़ता चला जाएगा, उतना पोटेंशियल बढ़ता चला जाएगा। जितना दूर जाओगे उतना वर्क डन आपको कम करना पड़ेगा। क्यों सर, बेटा दूर जाने पे फोर्स भी तो कम हो जाता है 1/r² से। अच्छा, तो फोर्स कम तो वर्क कम कैसे, अरे यार डब्लू इक्वल टू एफ डॉट डी। अच्छा, हाँ, तो एफ कम हो गया तो डब्लू भी कम हो गया, डब्लू कम हो गया तो हमारा वी कम हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम की फ़िक्र नहीं अगर करना है मुझे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर डोंट थिंक अबाउट टाइम, जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स जोड़ते जाइए और हमें याद कराते जाइए। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और उनसे जो जोड़कर RLC सर्किट, इन पर वीडियो बना चुका हूँ, तो उन्हें आप देखें तो आपको और अच्छे से याद होगा। ये क्या है इसको देख लेते हैं, और आई होप ये आप लोगों को आता होगा। ओम्स लॉ, ओ हो, बताओ ओम्स लॉ कौन सा है सर, दुनिया जानती है।
V प्रोपोर्शनल I होता है और V इक्वल टू आई आर होता है। इतने इजी क्वेश्चन करेंगे हम। ये V तो अपन कह सकते हैं कि V अपॉन आई इक्वल टू आर, और आर मतलब रेजिस्टेंस हर वायर का कांस्टेंट होता है। पर आपने गौर नहीं किया, क्या ये गौर नहीं किया कि ओम्स लॉ ये कहता है कि जो कुछ भी बोल रहा हूँ मैं, वो सब बोल रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर पर। और अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, ये बताइए सर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है तो फिर देखो बेसिकली होता क्या है कि आपको ये जो लॉ है ना, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, मतलब मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। इसका मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप सीख रहे हो क्लास 10th में, और आपको 12th में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे न्यूमेरिकल डेरिवेशन पूछे जाते हैं। ये भी करा दूंगा मैं, लेकिन अभी जो बता रहा हूँ वो बात सुन लो। होता क्या है कि आपने टेम्परेचर बढ़ाया कि जी हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन भागेंगे यहाँ वहाँ। कैसे भागेंगे? मेटल में तो इलेक्ट्रॉन पहले से ही बहुत फ्री हैं। आगे बताओ सर आप, आगे सुनो कि ये है टेम्परेचर, ये बढ़ा दिया सर मैंने। इसका मतलब क्लास 11th के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी आपने टेम्परेचर बढ़ा दी। किसकी? इलेक्ट्रॉन की। एक वायर में, जो मेटल का वायर है, जो कंडक्टर है, वहाँ पहले से ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, 10 पावर मीटर 3 मीटर क्यूब। और सबकी एनर्जी अगर बढ़ गई तो सबका कोलिजन बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। और कोलिजन बढ़ेगा तो जल्दी जल्दी टकराएंगे वो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब फार्मूला हाफ mv², और v कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब ये बढ़ेगी तो जल्दी जल्दी टकराएंगे, तो इससे रेजिस्टेंस और बढ़ेगा। तो नोट नंबर ना डाल देना अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से पता नहीं कौन चल रहा है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने पर इन केस ऑफ कंडक्टर। ओके सर, ये हुई ना बात। इसका एक ग्राफ भी आता है बड़ा फेमस, ऐसे ऐसे करके दो बना देते हैं, T1 और T2, और पूछते हैं बताओ क्या कहानी है। अरे यार बहुत आसान है, आप आराम से सीख लोगे। पहले दूसरा बताने दो मुझे। अब ये कंडक्टर हो गया, अब मैं बता रहा हूँ सेमी कंडक्टर। क्या बता रहा हूँ? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर की कहानी क्या होती है सर? सेमी कंडक्टर में उल्टा है। क्यों? क्योंकि सेमी कंडक्टर के अंदर होता ये है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बिल्कुल सही है सर। तो सेमी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। क्या नहीं होते? फ्री नहीं होते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन, जो एटम जो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, वो टूट के फ्री हो जाएगा। आहा, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे यहाँ रेजिस्टेंस होता नहीं है या कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और ये केस है सेमी कंडक्टर वाले केस में। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही नहीं, और जैसे ही फ्री हुए भागना शुरू किया, और नंबर ऑफ फ्री ज़्यादा हैं, कुछ था ही नहीं पहले, है ना, तो भागना शुरू किया तो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, तो चार्ज कम हो गया। करंट का वेलोसिटी के साथ रिलेशन A=ANEVD। यहाँ से मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल भी प्रूव कर सकता हूँ, पर ड्यू टू टाइम बहुत जा रहा है, मुझे बहुत सारा कराना है, तो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी से याद आया कि ये क्या बोल रहा है कि रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओहो, अभी तो बताया ही है सर। बिल्कुल सही, टेम्परेचर बढ़ाओगे रजिस्टिविटी बढ़ेगी। देखो हमारे पास वर्ड है, ये वर्ड है कंडक्टिविटी, जो रजिस्टिविटी का उल्टा होता है। ऐसे एक वर्ड है कंडक्टेंस, ये रजिस्टेंस का उल्टा होता है। एक्चुअली मेरे बच्चों को पता है V/I = R, पर ये R है ना, जो अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करूँ
यानी वायर के अंदर बात करूँ तो ये आर होता है V/I ANE² टाउ अपॉन ml। सर ये कहाँ से आया, ये प्रूफ हो जाएगा अभी, पर ये जो सारा सब कुछ है किसी भी वायर के लिए कांस्टेंट होता है। ए एरिया कांस्टेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, ई मतलब चार्ज, रिलैक्सेशन टाइम टाउ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट। इसलिए इन सब को मिला के हम कहते हैं एक वर्ड रेजिस्टेंस, जो कि कांस्टेंट होता है। ये है कंडक्टिविटी, ये है रेजिस्टिविटी, ये कंडक्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये बोल देते हैं क्या है कहानी। अक्रॉस द मेटलिक कंडक्टर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट। एरिया को घटा बढ़ा दिया तो कौन सी क्वांटिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सर पड़ेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया कम होने की वजह से वो स्पीड बढ़ेगी, टकराएंगे ज़्यादा। ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फार्मूला होता है J=I/A। लो, यहाँ तो एरिया आ ही गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस और माइनस पे अप्लाई होती है। जितना एरिया कम कर दोगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कहती है कि मैं डिस्टेंस के 1/² के बराबर हूँ। तो बेटा जितना डिस्टेंस बढ़ाओगे ना उतना मैं गिरती चली जाऊँगी। और एक वर्ड आता है E=-dV/dr, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो करंट ऐसी चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि करंट इस वायर पर डिपेंडिंग है। करंट डिपेंड है बैटरिया पे, यहाँ से करंट आ रहा है। क्लियर है? तो मैं आपको आगे के फॉर्मूले याद कराता हूँ। इसके आगे का फार्मूला ये है कि सर करंट का फार्मूला बताइए। ओके, दुनिया जानती है बेटा करंट का फार्मूला। नहीं सर आप बताइए एक बार, हमें जोड़ के बताना, जोड़ के। चलो ठीक है। तो पहला फार्मूला होता है Q=IT। ठीक है। दूसरा फार्मूला करंट का I=ANEVD। अच्छा, तीसरा फार्मूला आई आना चाहिए, आई मतलब करंट आना चाहिए, F=ILB sin थीटा। सर ये कौन सा फार्मूला है? बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही हो और उसी मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक कंडक्टर इंसर्ट कर दिया 90 डिग्री से, वही फार्मूला है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड। सर चौथा बताइए। चौथा बेटा आई आना चाहिए, सिर्फ आई, आई और कुछ नहीं। तो एक काम कीजिए आप कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और एक और वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में होगा एट्रैक्शन। क्या होगा? एट्रैक्शन। एट्रैक्शन समझते हो ना? अच्छे समझते हैं सर। अच्छा, एट्रैक्शन की कहानी क्या है कि सेम वायर फ्लो कराओगे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे और इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस पे, तो इनमें क्या होगा? एट्रैक्शन। उसका फार्मूला सुन लो। एक्चुअली वो ILB sin थीटा ही होता है, क्योंकि साइन तो 90 डिग्री हो गया तो थीटा हटा दिया मैंने। आई किसका? सर आई इसमें भी फ्लो हो रहा है I2, और I1 इसमें भी हो रहा है। अगर मैं I2 की बात करूँ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1, तो I2 ये रहा। L क्या है? पर यूनिट लेंथ, चलो L मैंने L मान ली। और B क्या है? B है मैग्नेटिक फील्ड किसकी? I1 की। तो फार्मूला होता है μ0/4π 2I1/R। टोटल जो बनेगा फार्मूला μ0/4π 2I1I2/R। और ये L है ना, जो L वो फोर्स के नीचे ले आना, तो हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये I वाले केस में। इसको दोबारा देखो, दोबारा सुनो, समझ जाओगे। और बनाओ सर, और बनाओ, इसी बात पे मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है आपको। तो चलो भैया 5वें नंबर का पॉइंट जिसमें सिर्फ आई आए। तो आई वाले केस में अगर मैं बात करूं
तो आपके पास आई वाला केस एफ इक्वल टू क्यू वी हो गया। एक वो ले लो क्या कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई अपॉन आर, या फिर आई अपॉन आर कर लो। इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा आगे नीचे ले आता हूँ थोड़ा, हाँ। आई अपॉन आर और साइन फाई वन, ये क्या है सर? ये बेटा फॉर्मूला है किसका? ये उसका फॉर्मूला है कि एक इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट, और उसकी वजह से थोड़ी दूर या बहुत दूर आपको एक इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो है यही वाला। इसको दोबारा लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों 90-90 हैं, तो इसलिए साइन 91 होता है, साइन 91 होता है तो हो जाता है 2, तो 2I/r। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे बनाता रहूँगा मैं, तो आपको लगेगा सर बोर हो रहे हैं, आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो खाली पेज है कुछ और सीखना है, आगे बढ़ते हैं सर। आगे आगे कितने क्वेश्चन रह गए? 1 2 3, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत 4, ओ हो, लेकिन मज़ा आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी और कुछ चीज़ तो रिपीट भी हो जाती हैं। चलिए ये रहा, किरचॉफ फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या कहते हैं? सर ये हो चुका है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ कहता है मैं चार्ज पर बेस्ड हूँ, और किरचॉफ सेकंड लॉ कहता है मैं एनर्जी पर बेस्ड हूँ। तो कंजर्वेशन, चलो आपको मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि सिक्योर रखना, मतलब नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंजर्वेशन फोर्सेस, हाँ सर सुना है। और एक सुना होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हाँ, जो पाथ पर डिपेंड नहीं होते, जिनको इनिशियल फाइनल से मतलब होता है, वो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जिनको पाथ से मतलब होता है, और वो होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स। हाँ सर ये बात सही है। और ये मार्केट में जब अवेलेबल होंगे जब आप एक्ट करोगे, तो एक्शन के रिएक्शन पे मिलते हैं ये। कहाँ मिलते हैं? एक्शन के रिएक्शन पे। जैसे विस्कस फोर्स, सर ये विस्कस फोर्स तो सुना है मैंने। बेटा आप जब नीट या जेई करोगे ना, तो उसमें मेरे वीडियोस हैं जहाँ पर मैं ऐसे 11th प्लस 12th दोनों को इकट्ठा याद करा रहा हूँ, तब आएगा आपको और मज़ा। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। हाँ जी, ये बोल रहे हैं व्हाट इज़ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला फार्मूला V इक्वल टू W/Q। खास बात पोटेंशियल की ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में K/Q/R होता है। दूसरा फार्मूला E इक्वल टू V/D, E इक्वल टू V/D, जिसको मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहता हूँ। चौथा फार्मूला बताइए सर। एक्चुअली ये दोनों हो गए, और जैसे ही आप पोटेंशियल को वोल्ट कहते हो तो वो ऐसा यूनिट हो जाता है वोल्ट मीटर। पांचवा एक वर्ड है ईएमएफ। ये कुछ ऐसा है कि पोटेंशियल होता है हाई अमाउंट से लो अमाउंट। जब चार्ज ज़्यादा है तो चार्ज ज़्यादा चार्ज से कम काफ़ी चार्ज फ्लो होगा, और ईएमएफ इसका उल्टा होता है, वो कम चार्ज से ज़्यादा चार्ज की तरफ फ्लो होता है। यानी लो हाई टू लो, और ये होता है लो टू हाई। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है, वो होता है वोल्ट। ईएमएफ फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो चार्ज को लो अमाउंट से हाई अमाउंट ले जाए। ये ज़्यादातर बैटरी में मिलता है, बैटरी जानते हो ना। चलिए अब इसके बाद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बात करते हैं। तो इसको हटा देता हूँ, मैं इरेज कर देता हूँ। रेजिस्टेंस के फॉर्मूले बताओ सर। क्लास 12th वाले? हाँ जी। सर एक तो सीरीज पेलर वाला है, ठीक है, दुनिया जानती है उसको। और बताओ। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए है, ठीक है, और बताओ। और अभी बताया था एक V/I इक्वल टू N² टाउ। और बताइए सर। तो सुनो रेजिस्टेंस की कहानी। अभी मैंने बताया था टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है,
कंडक्टर में, हाँ जी हाँ जी, तो उसका कुछ ऐसा होता है कि एक वर्ड है अल्फ़ा, जिसे मैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। अब इसकी कहानी ये है कि जो भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे और इनिशियल टेम्परेचर रहेगा, तो यहाँ पे पहले का रेजिस्टेंस और उसमें कुछ ये रिलेशन होता है। ये कहाँ से आया? देखो, ये जो कहना चाहता है कि जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया और पुराना टेम्परेचर हुआ, तो वो सब टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1 के प्रोपोर्शनल होगा। आया कुछ समझ में? कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ चुकी है, संकेत है कि दूसरा वीडियो बनाइए, ये बहुत लंबा हो रहा है। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ऐसे ही याद कराऊंगा और बताऊंगा अल्फ़ा, बीटा और गामा के बारे में। इसके साथ साथ बताऊंगा VLB कहाँ से आया, क्या होता है मोशनल फोर्स, RLC सर्किट में थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या फिर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कौन सा वर्ड यूज़ होता है और कैसे होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू बच्चों।